नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आप सभी का कुशाग्रही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने उत्तर वैदिक काल के भौतिक विस्तार और उसका राजनीतिक जीवन को हम देख चुके हैं। क्योंकि हम वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, वैदिक काल को हम मुख्यतः दो भागों में लेकर पढ़ते हैं। पहला आपका ऋग्वैदिक काल, जिसको हम 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य उसको देखते हैं, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल को हम 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य देखते हैं। दोनों में बेसिक्स अंतर है, उनको हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनको देखते हैं। जैसे अब यहाँ की हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, तो हमें इसका सामाजिक जीवन पढ़ने के पहले हमें ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या अंतर हुआ? जैसे राजनीतिक जीवन में हमने आपको अभी पिछली क्लास में बताया था कि राजा अब यहाँ वंशानुगत हो गया था, और वहाँ राजा पर ऋग्वैदिक काल में सभा समिति का क्या था? नियंत्रण था। यहाँ क्या हो जाता है? नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो राजा पर नियंत्रण समाप्त होता है तो समाज के हर वर्ग पर नियंत्रण क्या हो जाता है? उसका समाप्त होता है। जैसे अब यहाँ जो वर्ण व्यवस्था होती है वो कैसी हो जाती है? अब आपकी जन्म आधारित हो जाती है। राजागण का राजा बनेगा तो ब्राह्मणगण का ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रियगण का क्षत्रिय कार्य करेगा। ये अंतर देखने को मिलेगा। तो हम उत्तर वैदिक काल का जो समाज जीवन देख रहे हैं, इसमें हम ऋग वैदिक काल को भी आपके पुराने वीडियो को आपको देखना होगा, ताकि आप अंतर को स्पष्ट करते हुए पढ़ सके। अब हम उत्तर वैदिक काल का क्या देख रहे हैं? सामाजिक जीवन। तो अब देखें, अब यहाँ भी सामाजिक जीवन कैसा है? पितृ सत्तात्मक है, संयुक्त परिवार है, और वहाँ 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ निवास करती थी। यहाँ 2 से 3 पीढ़ियाँ आपको साथ साथ निवास करती हुई देखी जाएंगी। वहाँ मातृ पक्ष और पितृ पक्ष साथ में निवास करते थे। यहाँ साथ में मतलब क्योंकि वहाँ कबीला होता था, जन होता था, जन में आपस में शादियाँ हो रही हैं, तो मातृ पक्ष भी वही है, पितृ पक्ष भी वही है। परंतु यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको? मातृ पक्ष और पितृ पक्ष अलग हो गए। वजह क्योंकि अब यहाँ एक जन दो जन से मिलकर क्या बन रहा है? एक जन दो जन से मिलकर क्या बन रहा है? जनपद बन रहा है। तो मातृ पक्ष पितृ पक्ष यहाँ अलग देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे आपको देखने को मिलेगा कि जो परिवार का प्रमुख होता है वो वयोवृद्ध सदस्य, यानी जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वही परिवार का प्रमुख होगा, और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र परिवार का प्रमुख हो गया, उसकी महत्ता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो परिवार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था, क्योंकि सामाजिक जीवन को पढ़ने के लिए हम कुछ आयामों को देखते हैं। हम परिवार देखते हैं, हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में भी भारी अंतर देखने को मिलेगा। वहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, और यहाँ वर्ण व्यवस्था आपकी जन्म आधारित हो जाएगी। यहाँ वर्ण व्यवस्था स्थायी व कठोर हो जाएगी, और उसका कठोरता से उसका क्या होगा? पालन कराया जाएगा। ठीक है। और काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा सामाजिक धार्मिक जीवन के आधार पर। जैसे वहाँ यहाँ शब्दों तक में आपको अंतर देखने, ब्राह्मण को बोला जाता है आइए, और क्षत्रिय को बोला जाता है आओ, और वैश्य को बोला जाता है जल्दी आओ, और शूद्र को बोला है दौड़ कर आओ। तो शब्दों में भी आपको देखने को मिलेगा। यही शूद्र को उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया गया है। क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का ही उपनयन संस्कार होता था, फिर भी इनमें भी अंतर है। जैसे ब्राह्मण का 8 वर्ष में होना है, क्षत्रिय का 11 वर्ष में होना है, वैश्य का आपका 12 वर्ष में होना है। ठीक है। महीने भी अलग हैं। ब्राह्मण का आपका होगा बसंत ऋतु में, आपका क्षत्रिय का होगा आपका ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य का आपका होगा शरद ऋतु में। और यहाँ जैसे ब्राह्मण के लिए सूत का उपयोग किया जा रहा है उपनयन संस्कार में, और क्षत्रिय के लिए आपका क्या कहते हैं सन का, और शूद्र के लिए वैश्य के लिए हो रहा है किसका? ऊन का। तो ये सब आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक। क्योंकि यहाँ जो वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई है? कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई है। ठीक। इसके बाद हम स्त्री की दशा देखते हैं इसी में। तो स्त्री की दशा में यहाँ भारी गिरावट देखने को मिली है। जैसे यहाँ अब बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है। स्त्रियां अब सभा समिति और युद्धों में भाग नहीं ले सकती हैं। ठीक है ना। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री समस्त दुखों का कारण है। ठीक है। उसको कृपण शब्द कहा गया है। वहीं मैत्रपाणी संहिता में कहा गया है कि जो स्त्री है वो जुआ और शराब की तरह एक विष की बुराई की तरह है। यानी स्त्री को किससे तुलना कर दी है? जैसा एक शराब और जुआ जैसी विष की तरह जो बुराइयां होती है उससे उसकी तुलना कर दी है। फिर भी स्त्री अभी भी यहाँ ठीक है, क्योंकि आगे चलकर और खराब होगी। जैसे अभी स्त्री यहाँ धार्मिक और गृहस्थ कार्यों में उसकी महत्ता बढ़ी हुई है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तो और यहाँ जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा नहीं है। हाँ, बहुपत्नीवाद का यहाँ प्रचलन देखने को मिलने लगा है, जबकि ऋग्वैदिक काल में बहुपत्नीवाद का प्रचलन
आंशिक था, कहीं देखने को मिला था, यहाँ पर अब बढ़ गया है। जैसे मनु की 10 शादियाँ हुई हैं, हरिश्चंद्र की 100 पत्नियाँ थीं, वहीं अथर्ववेद में याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों का जिक्र होता है, मैत्री और कात्यायनी। तो यहाँ ये सब चीज़ें हमको देखना होगी। इसके बाद हम खान पान देखेंगे। खान पान वही है, मांसाहारी और शाकाहारी यहाँ देखने को मिलेगा। आभूषण में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय हैं, और यहाँ गले के हार को आपका रुक्कम कहा जाता है। स्वर्ण के हार, स्वर्ण का जो हार है उसको निष्क कहा जा रहा है। फिर मनोरंजन की बात आती है, तो मनोरंजन में यहाँ वही रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकारी है ना, शिकार करना, जुआ खेलना, नाटक करना, नृत्य करना और महत्वपूर्ण पर्व मनाना। तो बस इन आयामों को हम देखते हुए सामाजिक जीवन को कंप्लीट करेंगे। जो हमने बताया है, जो भी चीज़ छूट रही होंगी, अभी हम नोट्स के रूप में उसको आपको क्लियर करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। आप देखें, सामाजिक जीवन को हम पढ़ेंगे तो कुछ आयामों को ध्यान में रखना होता है। जैसे शुरुआत में हम एक परिवार देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के मध्य परिवार कैसा, यानी समाज को पढ़ते हैं तो परिवार को भी देखेंगे हम वहाँ। परिवार को देखने के बाद हम वर्ण व्यवस्था देखेंगे, क्या अब वर्ण व्यवस्था कैसी है यहाँ, और ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति है उससे भिन्न यहाँ क्या हो गई। फिर हम देखते हैं स्त्री की दशा। कभी भी आप मेंस भी लिखते हैं और सामाजिक स्थिति को बताते हैं तो आपको ये आयाम क्लियर होंगे कि हमें लिखना क्या क्या है, या वो बिंदु पता होंगे। मान के चले आपको पता बहुत है पर आप स्त्री की दशा नहीं बता पाए सामाजिक जीवन में, या आप वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं कर पाए, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं स्लिप होगा। और ये पहले से बना होगा फॉर्मेट, तो आपको पता होगा कि अगला स्टेप हमारा क्या है। यहाँ आपका खान पान है। खान पान के बाद हम देखते हैं आभूषण क्या पहनते थे यहाँ का समाज, यही तो सामाजिक जीवन में देखा जाता है। और लास्ट में यहाँ का समाज क्या मनोरंजन करता है। जैसे आज का समाज IPL भी देखता है, तो वहाँ का समाज क्या देख रहा है, क्रिकेट देखता है, क्या देखता है, उस पर हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो वहाँ का जो मनोरंजन का क्या साधन है, घुड़दौड़, रथ दौड़, ये भी तो वहाँ देखा जा रहा है। अब हम एक एक को यहाँ क्लियर करेंगे। तो पहले हम परिवार को देखते हैं। परिवार कैसा है यहाँ का, या जो यहाँ का परिवार कैसा है, तो यहाँ लिखेंगे संयुक्त परिवार प्रणाली है। संयुक्त परिवार प्रणाली है, यानी अभी भी यहाँ संयुक्त लोग रह रहे हैं। और इसी संयुक्त में देखा जाएगा 2 से 3 पीढ़ी तक के लोग साथ में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। वहाँ 4-4 पीढ़ी तक हम देख रहे थे साथ रह रहे हैं। और क्या देखेंगे यहाँ, मातृपक्ष और पितृ पक्ष। मातृपक्ष और पितृ पक्ष अब अलग अलग रहते हैं। वजह, क्योंकि अब यहाँ जनपद हो गया है, एक जन है ना, एक जन ये है। तो अब यहाँ की इस जन की शादी यहाँ हुई है, या इस जन की शादी यहाँ हुई है, तो क्या हो गया, मातृपक्ष और पितृपक्ष अलग हो गए। पहले क्या होता था ऋग्वैदिक काल में, जन ही सबसे बड़ा होता था। जन यानी कबीला होता है, तो जो आपस में शादियां हो रही थी, तो मातृपक्ष और पितृपक्ष आपको वहां साथ साथ देखने को मिल रहा है। ये आप अंतर ध्यान रखेंगे। और क्या है यहाँ देखा जाए तो परिवार का प्रमुख या गृह का प्रमुख, या उसको कुल बोला जाता है, का प्रमुख कौन होगा, जो सबसे सीनियर होगा। तो लिखेंगे वायोवृद्ध सदस्य। वायोवृद्ध सदस्य के बाद अगला प्रमुख कौन होगा, तो वो होगा आपका ज्येष्ठ पुत्र। महत्व था यहाँ, ठीक है, या यहाँ लिखें आप अगला। अगला कौन सा होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा। और क्या परिवार में देखेंगे आप, यदि समाज की ओर देखना हो तो लिखेंगे समाज पितृसत्तात्मक था।
ठीक, ये हो गया क्या, परिवार को हमने यहाँ समझ लिया है। ठीक, अब हम अगला आयाम क्या देखेंगे, वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था कैसी है, तो वर्ण व्यवस्था यहाँ कर्म आधारित ना होकर कैसी है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था होगी। जबकि वहां देखा था आपने, आपके विश्वामित्र जो थे जन्म से क्या थे, क्षत्रिय थे, जबकि उनका कर्म क्या था, ऋषि का था। यानी जो कार्य करता है या जो कर्म करता है उसी आधारित पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। परंतु यहाँ क्या हो गया है, जो जिस जाति में जन्म ले रहा है, यहीं से स्थिति बिगड़ी है, वो अब उसी जाति का कार्य करेगा। इसके साथ साथ यहाँ वर्ण संकर जातियां भी थी। वर्ण संकर जातियां क्या होती हैं, आपस में ब्राह्मण क्षत्रिय या शूद्र वैश्य में जो शादियां होती है इंटरकास्ट टाइप की, उससे जो उत्पन्न पुत्र या संतानें होती है वो वर्ण संकर संतानें कहलाती हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्या, ये हमने आपको परिवार यहां स्पष्ट कर दिया कि परिवार कैसा देखने को मिल रहा है, संयुक्त मिल रहा है, मातृ पक्ष अलग है, बाकी पितृ सत्तात्मक है। प्रमुख कौन है, जो सबसे वायोवृद्ध सदस्य होगा। अगला हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था, यानी उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था कैसी है, ये हम समझ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे, यहां वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर, कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। ठीक, और यहां 4 वर्णों में विभाजित थी, यानी यहां 4 वर्ण थे, यहां 4 वर्ण थे। अब 4 वर्ण कौन से हैं, और वर्ण संकर जातियों की भी, ये भी लिख लें आप यहां, वर्ण संकर जातियों की भी स्थापना हो गई। अब यहां 4 वर्ण कौन कौन से हैं, उनको भी आप यहां स्पष्ट देखें। पहला ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है दूसरे नंबर पर, इसके बाद आपको वैश्य देखने को मिलेगा, और आखिरी में शूद्र देखने को मिलेगा। ये हो गई 4 वर्ण व्यवस्था। और ये लिखने के बाद अगला आप लिखेंगे सेंटेंस, यहां तो समझ गए 4 वर्ण हो गए, क्या लिखेंगे, वर्ण व्यवस्था यहां कठोर व स्थायी हो गई। कठोर व स्थायी होने का मतलब, यहां वर्ण व्यवस्था का पालन कठोरता से होने लगा। जैसे, और इतना अंतर हो गया इन चारों में कि यहां तक कि शब्दों में अंतर देखने को मिलता है। जैसे ब्राह्मण के लिए एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है, मान लो शब्दों में कोई ब्राह्मण को बुलाना है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अब एक पॉइंट और लिखते हैं, फिर हम इसको क्लियर करते हैं। वर्ण व्यवस्था कठोर व स्थायी होगी, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्ण व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक, ये 4 आयाम होते हैं। धार्मिक में काफी विभेद हो गया। अब कैसा विभेद हो गया, इसको हम समझने के लिए यहां आते हैं। कैसा विभेद हो गया, यही है वो चारों जातियां वर्ण व्यवस्था। तो विभेद देखें आप कैसा हो रहा है, ये विभेद देखें आप। जैसे हमें किसी ब्राह्मण को उस सामाजिक जीवन में, मान लो शब्दों में भी अंतर देखने को मिलता था। जैसे ब्राह्मण को कोई बुलाता है तो क्या देखने को मिल रहा है, आइए। ब्राह्मण को कैसे बुलाया जा रहा है, आइए। यानी अंतर देखें आप, वर्ण व्यवस्था कितनी कठोर है और कितना अंतर हो गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक में काफी विभेद हो गया। विभेद शब्दों तक में विभेद हो गया। जैसे आप ब्राह्मण को बुला रहे हो तो आइए, क्षत्रिय को बुला रहे हो तो आओ, और वैश्य को बुला रहे हैं जल्दी आओ,
और शूद्र को बुला रहे हैं दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है आपको? इससे आपको यह पता चल रहा है कि बुलाने का तरीका में भी आपको अंतर देखने को मिल रहा है। और अंतर बताएं, जैसे अंत्येष्टि का स्थान बदल गया, ठीक है, जो जहां का होगा, जिस जात का होगा, उसका जलाने के स्थान भी अलग होगा यहाँ, ठीक है। और शब्दों में तो अलग हो ही गया। और हम इसको देखते हैं, अभी हम इसको रब करते हैं, इसको कंटिन्यू ही करते हैं। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए अभी तो आपने क्या देखा, अंतर देखते हैं कि बुलाने तक में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि ब्राह्मण आ रहा है, एक शूद्र आ रहा है, स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। वहीं अगला देखें आप, इसमें शूद्रों को उपनयन संस्कार से, उपनयन संस्कार से अलग कर दिया, अलग कर दिया, ठीक। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का ही उपनयन संस्कार होता था। इन तीनों का ही उपनयन संस्कार होता था। और इसको, जो तीनों का उपनयन संस्कार होता था, इसको क्या बोला जाता था? द्विज। द्विज मतलब होता था कि इन तीनों का क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है। किनका? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। इन तीनों के उपनयन संस्कार को क्या कहते थे? द्विज कहते थे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो इसका, इन तीनों का उपनयन संस्कार हो रहा है, ये सेम होगा? नहीं, इसमें भी अंतर है। हम क्या बता रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बड़ी कठोरता से यहां लागू की गई है, ठीक है, विभाजन के आधार पर। जैसे आप देखें, इन तीनों का उपनयन संस्कार हो रहा है, फिर भी अंतर देखने को मिलेगा। जैसे सबके महीने बटे हुए हैं, अब आप यहां ही देख लीजिए। ये उपनयन संस्कार हम बता रहे हैं तीनों के। जैसे यहां हो रहा है ब्राह्मण का और यहां क्षत्रिय का, तो इसमें अंतर क्या है? एग्जाम में कई बार इसको भी वैश्य। अब देखिए, ब्राह्मण का यदि उपनयन संस्कार होना है तो 8 वर्ष की अवस्था में होना है, और यहां 11 वर्ष की अवस्था में, और यहां 12 वर्ष की अवस्था। मतलब यहां भी आपको स्पष्ट विभेद देखने को मिलेगा। और महीने भी बटे हैं, यहां होगा बसंत में, बसंत ऋतु में होगा ब्राह्मणों का, और यहां क्षत्रियों का होगा ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य का होगा शरद ऋतु में। और जो जनेऊ पहनाया जाता है वो यहां किसका होगा? यहां होगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, सूत। यहां होगा सूत का, यहां होगा सन का, और यहां होगा ऊन का। तो आप खुद देखें कि हर एक चीज में आपको कितना डिफरेंट या विभेद देखने को मिल रहा है। क्लियर? और देखें अभी वर्ण व्यवस्था में एक दो पॉइंट, कि इस काल में जो कर देते, इस काल में जो आपका वैश्य वर्ण है एकमात्र कर देने वाला थे, और इस पर ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना जीवन यापन करते थे, और जो शूद्र है वो इन तीनों की क्या करता था? सेवा। तो ये भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? वर्ण व्यवस्था में काफी अंतर। वहां वर्ण व्यवस्था ऐसी नहीं थी। वहां वर्ण व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही थी आपको? जो कोई कर्म कर रहा है जैसा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप एक पॉइंट और, नोट में लिख लें चाहे इसको। नोट में क्या लिखोगे? वैश्य वर्ण के लोग ही कर देते थे, ठीक है, और ब्राह्मण व क्षत्रिय इस पर अपना जीवन यापन करते थे, और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करता था। ठीक, ये हो गया आपका क्या? पूरा हमने वर्ण व्यवस्था को यहां क्लियर करने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं अगला आयाम अपन पढ़ेंगे, स्त्री की दशा।
तो आपने वर्ण व्यवस्था देख ली, यहाँ 4 वर्ण आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक, अब हम देखेंगे स्त्री की दशा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, या इसको ऐसे ही लिखें आप, स्त्री की दशा या स्त्री की स्थिति। तो यहां महिलाओं की स्थिति में क्या देखने को मिली आपको, गिरावट देखने को मिली है। तो लिखेंगे इस काल में, इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली। ठीक, अब क्या देखने को मिली, तो पहले लिख लें आप, बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया, जबकि वहां बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यहां बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया। और देखें आप गिरावट में, सभा समिति, सभा समिति आप जानते हैं, सभा वही है जो वहाँ की लोकसभा होती थी, इसका 8 बार उल्लेख हुआ है, ये श्रेष्ठ जनों की सभा हुआ करती थी। समिति क्या थी, इसका 9 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, और इसमें क्या था, इसमें था आपका आम लोगों की सभा। ठीक है, और ये वहाँ इसका 9 बार उल्लेख हुआ है। और यहाँ इस तरीके से कैसा था इसका बिहेवियर, सभा का जो बिहेवियर था वो आपका कैसा था, आधुनिक, हमने आपको वहाँ बताया था आधुनिक कैसा था, आधुनिक राजसभा की तरह के था। और जबकि इसका आपको कैसा देखने को मिलेगा, लोकसभा की तरह। ठीक है, समिति का जो बिहेवियर था ये लोकसभा की तरह देखने को मिला था, वो हमने बताया था। और जो आपकी सभा है इसको राजसभा की तरह वर्तमान का था। ये श्रेष्ठ जनों की सभा थी और समिति जो थी वो आम लोगों की सभा थी। ठीक, तो सभा समिति और युद्धों में महिला भाग नहीं ले सकती थी, यानी महिलाओं को अब यहां से क्या कर दिया गया है, सभा समिति और युद्धों में महिलाओं का अब यहां भाग या पार्टिसिपेट अलग कर दिया, अब नहीं ले सकती। तो यहां महिलाओं की स्थिति में आपको क्या देखने को मिल रही है, गिरावट। और देखें आप, एक आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया और एक स्पेशल शब्द भी दिया गया, कृपण कहा गया। तो ये क्या देखने को आपको दिख रहा है कि महिलाओं की स्थिति में यहां गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और देखें आप, मैत्रपाणी संहिता में, ये सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए लिखते समय, मैत्रपाणी संहिता में स्त्री को शराब, जुआ जैसे विष के समान बुराई बताया। तो ये क्या देखने को मिल रहा है आपको इन 4 बिंदुओं से कि महिलाओं की स्थिति में यहाँ क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। अब फिर भी हम आपको कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति यहाँ फिर भी ठीक थी। अब हम देखते हैं फिर भी ठीक का मतलब, जैसे यहाँ तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा अभी नहीं चालू हुई है। ठीक, और दहेज का प्रथा हो गया है, जिसको हमने क्या बोला है, एक शब्द होता है बहुत, मतलब यहाँ दहेज का चालू हुआ है प्रचलन। अब जैसे सतपथ ब्राह्मण में महिलाओं को या स्त्री को अर्धांगिनी दर्जा दिया गया है। ठीक, तो उनको भी हम यहां देखते हैं, कुछ बिंदु और बचे हैं। अच्छा, और महिलाओं की स्थिति गिरावट में देखना हो तो अभी और हम यहां लिखाते हैं। एक आपको वो है उपनिषद छंदोग लिख लें आप, साथ में लिख रहे हैं, गिरावट लिख रहे हैं तो लाइन से पॉइंट गिरावट के लिख लें। छंदोग उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य के मध्य संवाद की कहानी है, एक संवाद की कहानी है। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ गार्गी एक संवाद होता है या शास्त्रार्थ होता है जहाँ याज्ञवल्क्य हारने लगते हैं और गार्गी जीतने लगती है। तो याज्ञवल्क्य इतने गुस्सा हो जाते हैं कि भरी सभा में कहते हैं कि हम गार्गी का सिर तोड़ देंगे, और पूरी सभा बैठी रहती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ सही नहीं है, नहीं तो वो ऐसा नहीं बोलते। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ एक बिंदु ध्यान रखना है। ये अब हम देखते हैं, हमने क्या बोला, फिर भी महिलाओं की स्थिति अभी भी ठीक है। कैसी ठीक है, कैसी ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति में कैसी ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ सती प्रथा, क्योंकि आगे चलकर अभी और खराब होने वाली सती प्रथा, और आपकी पर्दा प्रथा, और तलाक नहीं थे। नहीं थे का मतलब यहां उल्लेख नहीं मिला है। और देखें, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। और महिलाओं की स्थिति हमने कहा, क्या कहा कि अभी भी ठीक है। जैसे कैसे ठीक का मतलब, महिला या स्त्री की महत्ता धार्मिक और गृहस्थ कार्यों में बढ़ गई। तो अभी भी महिलाओं की स्थिति क्या है, यहां आपको ठीक देखने को मिल रही है। ठीक है, एक यहां तो परिणाम और देखने को मिला है, क्या, बहुपत्नीवाद का। बहुपत्नीवाद एक और आपको यहां मिलेगा, जबकि वहां आंशिक मिले थे साक्ष्य। बहुपत्नीवाद का मतलब, जैसे मनु है, मनु ने 10 शादियां की हैं, तो यहां बहुपत्नी रखने की प्रथा देखने को मिल रही है। हरिश्चंद्र ने 100 शादियां की हैं या 100 पत्नियां थी। ठीक, और देखा जाए तो अथर्ववेद में याज्ञवल्क्य ने 2 शादियां की हैं। 2 शादियां की हैं मतलब यहां लिख दे रहे हम, एक की उन्होंने मैत्रेय से, और एक हुई उनकी शादी किससे, कात्यायनी से। ठीक, तो ये 2 शादियां भी आपको देखने को क्या हुई है, मिली है, कात्यायनी। तो ये बहुपत्नीवाद भी आपको यहाँ क्या मिला है, देखने को मिला है। तो ये सब जो आयाम या बिंदु हमने बताए, ये महिलाओं की स्थिति को हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ प्रमुख महिलाएं भी हैं, जैसे वहाँ कौन सी प्रमुख महिलाएं थी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा, ये सब आपने वहाँ देखी थी। तो यहाँ भी कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, तो उनको भी हम यहाँ समझेंगे। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो महिलाएं हैं, जो उत्तर वैदिक काल की हैं कि आपकी ऋग वैदिक काल की, तो लिखेंगे यहाँ प्रमुख स्त्रियां या प्रमुख महिलाएं, प्रमुख महिलाएं। जैसे गार्गी देखने को मिल रही हैं, जो सब विद्वान महिलाएं हैं, जो आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रही हैं। गार्गी के बाद आप क्या देख रहे हो, वेदवती, सुबला, इसके बाद कात्यायनी, मैत्रेय। ठीक है, ये आपको क्या देखने को मिल रही है, बहुत सारी, वेदवती, सुबला, कात्यायनी, मैत्रेय, आदि। तो ये कुछ हो गई क्या, प्रमुख महिलाएं। अब आप देखेंगे क्या, खान पान, ये आपने महिलाओं की स्थिति को यहाँ। अच्छा, एक और आप बिंदु छूट रहा है, नोट में लिख लें, महिलाओं को अब अपने मन का या उनकी पसंद का विवाह समाप्त हो गया था। यानी यहाँ महिलाओं की अब उनकी मन की बात नहीं पूछी जा रही थी, अब उनकी इच्छा के विरुद्ध भी शादियां हो रही थी। तो अब इसको अगला पॉइंट लिखेंगे, अपने मन का विवाह समाप्त, इसको नोट में लिख लें। यानी अब उनकी इतनी भी नहीं चल रही थी, तो लिखेंगे महिलाएं के मन का विवाह समाप्त। ये हमने इतने आयाम आपको बता दिए हैं महिलाओं वर्ण व्यवस्था के बारे में कि यदि
अलग से ही वर्ण व्यवस्था स्त्री की दशा पर यदि प्रश्न बनता है तब भी आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमारे 2 और बचे हैं, 3 बचे हैं, खान पान और दहेज का प्रचलन भी था, इसको बहुत कहते थे, आप लिख लेना इसको। और कोई चीज छूट रही होगी तो वैसे तो हम सब कवर करके ही चल रहे हैं। अब देखते हैं खान पान। खान पान बड़ा सरल है और कई बार आप खान पान के पॉइंट भूलने भी लगे तो भी आप जनरली क्या लिखेंगे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये आज भी है और हमेशा ही रहे। बाकी इनका उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे वो खाते क्या थे, थोड़ा सा उनके बारे में लिख लें आप। उत्तर वैदिक काल के आर्य, क्योंकि वहां हमने यदि आपको लिखाया होगा कि नमक और उन्हें रोटी की जानकारी नहीं थी, जबकि अब चावल की, जबकि अब यहाँ हो गई है, तो आप लिखेंगे उत्तर वैदिक काल के आर्य नमक, रोटी, नमक, रोटी, मछली, चावल आदि की क्या हो गई, उनको जानकारी हो गई। और इसके साथ साथ हमने जो आपको जानवरों में भी लिखाया था कि उन्हें हाथी से परिचित थे परंतु पालते नहीं थे, बाघ से परिचित नहीं थे, या हाथी और बाघ से भी, दोनों से भी परिचित हो गए हैं। तो बाकी तो मांसाहारी शाकाहारी में खाते हैं, पर ये कुछ जो बिंदुओं हैं इनकी जानकारी उस काल में नहीं थी परंतु यहाँ इस काल में हो गई। मान लो नमक रोटी की जानकारी और चावल की नहीं थी पर हो गई है उन्हें। तो खान पान में आप सीधा ध्यान क्या रखेंगे, क्योंकि ये कहानी के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। बस अब हम देखते हैं आभूषण। अब हम देखते हैं आभूषण। उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं वो आभूषण क्या पहनते थे, तो लिखेंगे उत्तर वैदिक काल के आर्य, उत्तर वैदिक काल के आर्य, उत्तर वैदिक काल के आर्य स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे, दोनों आभूषण प्रिय थे। आप लिखने का प्रैक्टिस भी यहीं से करेंगे, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स जो आपको प्रिंटेड मिलते हैं वो उतने ठीक नहीं होते, जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप काबिल नहीं बनेंगे। इसको हम हमेशा बोलते हैं। उससे क्या होता है, बार बार लिखते हैं तो आपके शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस उत्पन्न होता है। अब जैसे यहाँ हमें देखना क्या आभूषण के मुद्दे में कि 2 चीजें बड़ी पूछी जाती हैं। एक पूछी जाती है गले का हार, जिसको एक अलग शब्द से बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। गले का हार को एक स्पेशल शब्द दिया जाता है, उसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं रुकम। क्या कहा जाता है, रुकम, ठीक। और एक होता है स्वर्ण हार, ये तो पूछा ही गया है। स्वर्ण हार यानी सोने का हार, स्वर्ण का हार, इसको एक अलग शब्द बोला गया है निष्क। क्या बोला गया है, निष्क, ठीक। ये 2 आपको क्या ध्यान रखने हैं आभूषण में, गले का हार, रुकम और निष्क। यही आपसे एग्जाम में इन शब्दों को पूछा जाएगा, रुकम क्या है और निष्क क्या है। अब आते हैं लास्ट, इसका बचा हुआ है मनोरंजन, और हमारा उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे, आपको आसानी से उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन का पता चल जाएगा। मनोरंजन, और जहां भी जिसको समझ में ना आए कमेंट में आप इसका आंसर दे या पूछे डाउट, जो भी आपको कहीं भी फंस रहे हो या कहीं हम भी कोई फैक्ट्स ऊपर नीचे लिखा गए हो तो भी आप वहां लिखें। मनोरंजन के रूप में क्या है, रथ दौड़ है, रथ दौड़ हो गया तो घुड़दौड़ भी हो गया, और रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, ये सब उनके क्या है, मनोरंजन है। जैसे आज लोग क्या देख रहे हैं, आईपीएल, क्रिकेट, ये उनके मनोरंजन। तो उस समय के लोग क्या करते थे ये, और नाटक, नृत्य और महत्वपूर्ण पर्व आदि, ये क्या करते थे, सब वहां के लोग मनाते थे। और एक और बचता है जुआ खेलना, पूछा भी जा सकता है कभी, लिख लें आप, जुआ खेलना। ये सब क्या है, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का सामाजिक जीवन है या उनका मनोरंजन है। तो आपसे यदि स्पेशल वर्ण व्यवस्था पूछी जाती है तब भी आपके पास पर्याप्त कंटेंट है, डेटा है। यदि आपसे स्त्री के बारे में पूछा जाता है वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की, तो भी आपके पास स्त्री के बारे में आप अलग से 100 शब्दों तक भी लिख सकते हैं।
वर्ण व्यवस्था भी लिख सकते हैं, यानी पूरा सामाजिक जीवन को इंडिविजुअल पूछा जाता है तब भी आप सक्षम हैं। और यदि शॉर्ट में पूछा, एक एक आयाम को पूछा, मान लो पूछा जा रहा उत्तर वैदिक काल के आपके स्त्री की दशा को स्पष्ट कीजिए, आप कर सकते हैं। या पूछा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था को बारे में कुछ लिखें तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि सामाजिक जीवन में पूछा जा रहा है तो इन्हीं बिंदुओं को जितनी भी शब्द सीमा है उस हिसाब से लिखने का प्रयास करें। वैसे भी 3 मार्कर में 10 शब्द लिखना है और आपको 50 शब्द लिखना है 5 नंबर में, तो 50 शब्द का अर्थ मतलब 5-7 लाइन, 5-6 लाइन लिखोगे तो आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही लिखेंगे। जब मेंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम वो पैटर्न भी आपको वहाँ सिखाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।